बिहार में अभी ज़मीनों के सर्वे का काम चल रहा है और ये पूरे बिहार में तूफान मचाया हुआ है। क्या 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 कागज़ लगेंगे, सरकार क्या करा रही है, क्या किसी का ज़मीन हड़प लिया जाएगा या किसी का ज़मीन कब्जा कर लिया जाएगा, क्या दूसरे का ज़मीन किसी तीसरे को बांट दिया जाएगा, या सरकार का इरादा क्या है, उसमें क्या क्या कागज़ लगने जा रहे हैं, उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। 5 मिनट में आपको सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्वे क्यों कराया जा रहा है, तो आप देखिए कि यह जो सर्वे है लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए थे एक तरह से सर्वे कराए हुए। बीच में हुआ भी था तो बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। आप देखेंगे पुराने खाते खतियान खेसरा ही आज तक चल रहा है। जो नक्शा में जो नंबर है वो काफ़ी पुराना है, उस ज़माने से उसको ढोया जा रहा है। उसके अलावा जो खाता है कुछ लोगों का, वे पता चला 100 साल पहले कोई मर गए हैं, कोई 50 साल पहले मर गए हैं, कोई 30 साल पहले मर गए हैं। अभी वह किसके नाम से है वह सरकार के रिकॉर्ड में है ही नहीं। बेच कौन रहा है उसे, तो उसके बेटा बेच रहा है, उसका पोता बेच रहा है। तो इस कारण से भी एक तरह से बहुत बड़ी दिक्कत इसमें हो रही है। तो सरकार का ये भी एक मंशा है कि इसको किसके नाम पे किसका ज़मीन है यह हम सबसे पहले जान लें। इसके अलावा जो अभी ज़िंदा है, जो उनके पूर्वज है, जो उनके परिवार के हैं, उनके नाम से भी इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फिर इसके बाद लोगों को लगेगा या उसे भी लगेगा कि उसके पास मालिकाना हक है, और इसके बाद सरकार के पास ये आंकड़ा हो जाएगा कि इसके पास कितनी ज़मीन है। कई बार होती है कि किसी का ज़मीन कोई और बेच दिया, लिखा कोई और लिया, मुकदमा चल रहा है, खून खराबा हो रहा है, विवाद होते हैं किसका कहाँ तक पड़ा है नहीं पड़ा है, 2 भाई है 3 भाई है, उनमें बंटवारा कैसे होगा, इस चीज़ को लेकर के सरकार चाहती है कि सारी की सारी चीज़ें क्लियर कट कर दी जाए। तो ये रहा इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अलावा इसको रसीद काटने में भी आधार से जैसे लिंक होंगे प्लॉट, सारे लोगों को पता होगा कि इनका इतना है, आधार नंबर डालते ही उनका रसीद कट जाएगा, ज़मीन का टैक्स जमा कर देंगे, वो सारी चीज़ें खरीद बिक्री होने लगेगी। जिस तरह से गाड़ियों की खरीद बिक्री होती है, OTP आता है मोबाइल पे, फिर जाता है, फिर रजिस्ट्री ऑफिस में फ़ीस जमा करना होगा, बहुत सारी सुविधाएँ इससे होंगी। कागज़ इसमें अब क्या क्या लगेंगे, तो कागज़ की इसमें किसी को घबराने की बात नहीं है। ज़मीन के जितने भी कागज़ होते हैं A to Z आपको बता रहे हैं, वे सारे के सारे 2-3 प्रतियों में होते हैं। जैसे एक आपको जो मिल जाता है कागज़, वो एक तरह से रजिस्ट्री ऑफिस में भी जमा होती है, जिसे केवाला का पेपर कहा जाता है, या जो इस पर रुपये का नोट बना होता, साइन बना होता है, और उसका जो पेपर होता है उस पर लिखा होता है किसका कहाँ कैसे है। तो वो जो आपके पास एक पेपर होती है, वही ठीक पेपर सरकार के घर में भी रजिस्ट्री ऑफिस में भी एक पेपर वो होता है। जो अगर आपका खो गया है तो आप वहाँ जाके नया निकाल भी सकते हैं। खतियानी ज़मीनों में ये सब कागज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा के नाम की ज़मीन है, उसमें अगर बिक्री नहीं हुआ है, स्टॉक है ही सरकार के पास खतियान में, या आपके खाता पे चढ़ा हुआ है वो, तो आप केवल वो भी दिखा के, नाम दिखा के भी काम करा सकते हैं। रसीद आपके पास होनी चाहिए कि आप मालगुजारी भरते हैं इस ज़मीन का, वो ऑनलाइन कटता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। इसके अलावा आप कैसे बताएंगे कि आप अपने पिता या दादा या परदादा के पोते हैं, नाती हैं, कुछ भी हैं, इसके लिए वंशावली बनाना पड़ता है। कोर्ट से 80-90 रुपये का उस पर टिकट लगता है। गांव के मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका, इसके अलावा पंच, जो 4 पंच तो उन्हें नहीं कर सकते, सीधे गवाह बोल सकते हैं, 4-5 लोगों का आधार लगता है। इसके आधार पर वंशावली बनती है, सरकार का रिकॉर्ड हो जाता है कि आप फलाने के लड़के हैं, फलाने के पोते हैं। वो एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है वंशावली। दूसरी है आधार कार्ड। तीसरी वोटर आईडी। वोटर आईडी इसलिए कि आधार कार्ड नागरिकता के प्रमाण पत्र अभी भी नहीं है। आधार कार्ड दिखाकर आप नहीं कर सकते कि नागरिक हैं आप भारत के। देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि ज़मीनी विवाद इतने बड़े विवाद होते हैं कि उसका निपटारा इतना आसानी से नहीं हो सकता है। सरकार के पास आंकड़े कितने भी हो, कितने भी कागज़ क्यों न हो, यदि मामला फंसेगा तो सरकार भी उतनी ही बेचैन होती है जितने कि आप हो जाते हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंट के आधार पे वही आधार कार्ड होने चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, एक वंशावली होनी चाहिए, आपको अपना खाता खतियान खेसरा पता होना चाहिए। खाता का अर्थ होता है कि आपके जो पूर्वज का नाम है कितने नंबर पे सरकार की रजिस्टर में लिखा हुआ है। खेसरा का मतलब होता है आप जिस प्लॉट पे रह रहे हैं उस प्लॉट का नक्शा में नंबर कितना है, उससे हो गया। और खतियान होता है जहाँ पे सभी का लिखा होता है। तो खतियान से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपना खाता नंबर पता होना चाहिए, और उसी खाते नंबर से जितने ज़मीन होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे। आपको अगर ये भी नहीं पता है कि मेरा खाता नंबर कितना है, खतियान कहाँ है, खेसरा क्या है,
तो आप जाके सरकार के वेबसाइट से अपने पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, जिनके नाम की ज़मीन है, वो जाके आप खोज सकते हैं। जमाबंदी ये नंबर देख सकते हैं, वहाँ से जमाबंदी का पृष्ठ संख्या देख सकते हैं, सारी चीज़ें ज़मीन के बारे में आप देख सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा अगर कोई कागज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप जिला कार्यालय से जाके भी निकाल सकते हैं। आपके यहाँ अंचल कार्यालय से अंचल अधिकारी आएंगे और उनके 1-2 कर्मचारी होंगे, अमीन होंगे। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप उनसे जा कर के पूछ सकते हैं सीधे सीधे। आपको डरना नहीं है, न तो पैसे देना है किसी को। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप सीधे सीधे उनके सीनियर अधिकारियों से कंप्लेन कीजिए। वहाँ भी बात नहीं बन रही है तो आपके जो जिलाधिकारी हैं, डीएम है जिले के, उनसे जाके मिलिए कि हमसे काम के बदले पैसे मांगा जा रहा है। वहाँ से भी काम नहीं बनती तो लोक शिकायत पेटी हर जिला कार्यालय में होती है। आप पता लगाएं कि लोक शिकायत पेटी कहाँ है कार्यालय का, वहाँ जाके आप लिख के दे दें। ज़्यादा उसमें बड़ा नहीं होता है कुछ। आप सीधे एक सादा कागज़ पे लिखें, फ़लाने अधिकारी है, फ़लाने काम नहीं कर रहे हैं मेरा, वे पैसा मांग रहे हैं हमसे। उसके बाद उस अधिकारी के खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। वहाँ भी बात नहीं बनती है और फिर भी ज़बरदस्ती पैसे मांगे जाते हैं आपसे ज़बरन, तो आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से भी बात कर सकते हैं या राज्य विजिलेंस कमीशन से भी बात कर सकते हैं। उतनी बड़ी नौबत आपके साथ नहीं आनी चाहिए। आपका काम छोटे स्तर पर ही हो जाएगा। यदि किसी तरह की धांधली आपको दिखती है तो वो भी नहीं है तो आप वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं। अंचल कार्यालय में यदि मामला फंसेगा तो प्रावधान है, सीधे एसडीएम देखेंगे उस मामले को। एसडीएम से फंसेगा मामला तो सीधे सीधे वहाँ पे एडीएम या डीएम उस मामले को देखने लगेंगे। आपको बता दें कि आप जिलाधिकारी जिसे कहते हैं डीएम, वो कलेक्टर भी कहा जाता है, अर्थात राजस्व का संग्रह करने वाला। इस कारण ज़मीनी विवादों में बड़ी सुनवाई करने का उसके पास पावर भी होता है। राज्य सरकार ने भी दे रखे हैं काफ़ी सारे पावर उसे, उसके अंतर्गत वह कार्य का संचालन करेगा। इतना ही नहीं, इसके बाद यदि कोई भी पेपर आपके पास नहीं है, किसी तरह की परेशानी होती है तो आप सीधे अंचल अधिकारी से जाके पूछिए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप बताएं हमें क्या क्या लगेगा, कहाँ से लगेगा, कितने दिन में मिल जाएगा। सारी जानकारी वो आपको दे देंगे और नहीं देते हैं धोखेबाज। ज़्यादातर उम्मीद है कि आपको वो सारी बातें बता देंगे। इसके बाद भी यदि बात नहीं मानता, यदि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं पे, तो उनके जो ठीक सीनियर अधिकारी है उनसे बात करें। राजस्व कमिश्नर से आप जाके बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सचिव है राजस्व विभाग के, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के, उनका फ़ोन नंबर गूगल पे दिया हुआ है, राज्य सरकार की वेबसाइट पर दिया हुआ है। आप सीधे सीधे उनका नंबर किसी का भी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, किसी का भी नंबर निकाल के आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मैं फ़लाने ज़िला के फ़लाने ब्लॉक से बोल रहा हूँ, मेरा पंचायत फ़लाना है, गांव फ़लाना है, हमसे इस सर्किल के, इस अंचल के राजस्व अधिकारी या राजस्व कर्मचारी पैसा मांगे हैं 1500, 2000, 2500। ये सबसे मांग रहे हैं कि सर आप आएँ और खुद से जांच करा लें, लोगों से पूछ लें कि लोग क्या पैसा दे के काम करा रहे हैं। अगर बात की पुष्टि हो जाएगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी, वो आराम से सस्पेंड हो जाएंगे। तो इस तरह से जब तक आपके अंदर से कानूनी रूप से जागरूकता नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं क्योंकि सरकार के कर्मचारी अधिकारी नहीं चाहते कि किसी से पैसे बिना मतलब का हम ले लें। इसके बाद भी यदि कहीं से ऐसी घटना आती है तो आपको जो रास्ता बताए हैं उस रास्ते पे जाके आप काम कर सकते हैं सीधे सीधे। आज के समय में सारा चीज़ खुला है। सरकार भी चाहती है कि इसमें जो लाल फीताशाही है, कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है लाल फीताशाही, वो ज़मीन को दाखिल खारिज कराने में होती है। वहाँ पे आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, आपके नाम से केवाला हो जाता है, लेकिन सरकार के रजिस्टर में दाखिल खारिज नहीं होता है जल्दी। क्योंकि वहाँ से सीधे कार्यालय में भेज जाते हैं ज़्यादातर मामले की कुछ ले देकर पैसे का जाल, गणेश जी का चढ़ावा दे करके काम करा लिया जाए, फिर से वही मामला वहाँ आता है और वहाँ से सीधे निपटा दिया जाता है इस चीज़ को। इसका मतलब क्या है, क्या फिर उसके पास वो संसाधन नहीं थे या इसके पास वो संसाधन कहाँ से आ गए जिसके कारण आसानी से निपट गया है और निपटा है, तो उसको जो उस चीज़ पे शक था क्या उसका यहाँ निदान हुआ है, उस चीज़ का भी जवाब लिया जाए। और जो जवाब यहाँ से मिल रहा है तो वही जवाब वो कार्यालय क्यों नहीं ले सकता है सीधे सीधे पब्लिक से। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती है कि धांधली होती है, लेकिन उस पर हम आप कुछ नहीं कर सकते। उस पर कुछ कर सकता है तो सरकार कर सकती है, और सरकार नहीं भी करती है तो न्यायालय कर सकती है, कोर्ट कर सकती है, दूसरा तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। खैर, आम आदमी उसमें क्यों उलझने जाए। तो आपके साथ यही होने जा रही है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा।
किसी का ज़मीन कोई नहीं लेगा। हाँ, जो किसी दूसरे का ज़मीन अब कब्जा करके बैठा हुआ है दूसरे की ज़मीन को, जिसके पास कागज़ नहीं होंगे उसके साथ दिक्कत होगी। उसकी जो ज़मीन होगी वास्तविक जो उसका मालिक होगा, मालिकाना हक वास्तविक रूप से जिसे मिलना चाहिए उसे मिल जाएगा इस सर्वे के बाद। कोई गलत किया होगा कहीं पे, सरकार की ज़मीन पे भी कब्जा किया होगा तो उसे वापस मिल जाएगा। सर्वे से जुड़ी एक गलत चीज़ ये है कि सरकार ने तेज़ी से आनन फानन में इस चीज़ का निर्णय लिया है। अधिकारी एवं कर्मचारियों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं किया है। अमीनों की जो ज़रूरत थी वो अभी राज्य सरकार के पास पर्याप्त संख्या में नहीं है, उसकी कमी है। क्योंकि एक एक राजस्व ग्राम में कई सारे मामले फंसेंगे और सरकार एक चीज़ कंफर्म नहीं की है अभी तक कि इस मामले में यदि कोई चोंच फंसता है, किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो उसके निपटारा के लिए, उसके निपटान के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई जाए। सारे लोग राज्य के, बिहार में शिक्षा का लेवल चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं है, इस कारण अगर कोई मामला फंसता है तो लोग कहाँ जाएंगे, लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के फेरा में फंसने का कोशिश नहीं करेंगे। और इस कारण कई बार इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कुछ लोग अपने हक हिस्सा के लिए न्यायालय में नहीं जाएंगे और उनके साथ बेईमानी हो जाएगी सरकार के स्तर पे। तो इसके लिए लोग कहाँ जाएंगे, ये सरकार सुनिश्चित करे। इसके अलावा जगह जगह कैंप लगा करके सुनवाई की जाए कि मेरा घट गया, इसका बढ़ गया आंकड़ा, कैसे कैसे होगा। लोगों को सारी चीज़ें पहले बता दी जाए कि आपको इतने चक्र में सुनवाई करनी है, आपको इतना टाइम दिया जाएगा, इसके बीच में आपको आना है, शिकायत करना है, उसके निपटारा के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। मान लीजिए कोई बाहर रह रहा है, वो एक दिन के लिए आएगा, डाटा देगा, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो फिर 10 बार आएगा, 20 बार आएगा, ऑफिस का चक्कर लगाएगा, काटेगा, तो उसको कितना नुकसान होगा इस चीज़ का अनुमान लगा के सरकार को तब काम करने चाहिए। और करें कि यहाँ पे यदि कोई परेशानी आती है तो इसके लिए आप यहाँ पे शिकायत कीजिए, यहाँ कोई दिक्कत है तो यहाँ शिकायत कीजिए, ताकि अच्छे से काम हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।